नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आज की जो आप क्लास देख रहे हैं, किसी कारणवश हम आरपीएफ कांस्टेबल के एनालिसिस की क्लास पहले नहीं ले पाए। लगभग 7 से 8 दिन गुजर चुके हैं। तो आज हम 10 मार्च के पहली शिफ्ट से शुरू कर रहे हैं और पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में की थी। और उस समय के क्या थे, ये गवर्नर जनरल थे और इनकी योजना थी जॉन शोर ने जो बनाई थी इसकी योजना। इसके बाद लिखा है वह एक भूमि राजस्व प्रणाली भी थी। आगे अगर हम बात करें इसी में, तो अगला है कि सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 तक था। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। इस वंश के 4 शासकों ने 37 सालों तक शासन किया। सैयद वंश के शासक खिज्र खान 1414 से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1434 से 45 और अलाउद्दीन शाह 45 से 51, इनका ये कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो वो थे हमारे मेगस्थनीज। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके समय में यूनानी राजपूत मेगस्थनीज आया था। और मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। मेगस्थनीज एक इतिहासकार और राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था? तो ये था भारत का वायसराय। इन सुधारों को तैयार करने और लागू करने में लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत लागू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। यह प्रणाली ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रांतों की कार्यकारी शाखा को 2 भागों में बांटा गया था। अगला इसी में पॉइंट है देखने को, आप देख सकते हैं कि इस प्रणाली को एडविन सैमुअल मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला भाई कि 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई भूमिका व्यवस्था लागू की थी, जो कि था स्थायी बंदोबस्त। मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन देखा उसी के तरीके सेम टू सेम है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, जिसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1993 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन के तहत शुरू की गई थी। और यह एक क्या थी? राजस्व प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना किसमें आता है? तो अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यहाँ पर ए होना चाहिए, 21A के तहत आता है। यह एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने साल 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE क्या किया था भाई? पारित किया था। अगला क्वेश्चन, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 8 अक्टूबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है इसी में अगला पॉइंट देख सकते हैं कि भाई केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने 30 सितंबर 2024 को घोषणा की है कि ज्यूरी ने प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में क्या किया भाई? इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्व में क्या कहा जाता है? तो पुरवैया कहा जाता है ना। तो आपने सुना भी होगा, पुरवैया से संबंधित गाने भी आते रहते हैं। तो लिखा है भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून को पुरवैया यानी पूर्वी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्व दिशा से आती है।
यह एक बोलचाल का शब्द है। भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है? तो भैया भोजपुर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है ये जो भोजपुर है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिला, दीपम योजना किससे संबंधित है? ठीक है, या किस राज्य से संबंधित है? तो गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर आंध्र प्रदेश। और ये किससे संबंधित है, किस राज्य से भाई? तो आंध्र प्रदेश से। अगर बात की जाए दीपम योजना किस से संबंधित है, तो मुफ्त गैस सिलेंडर से। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में दीपम योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से अस्थिर परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर उनकी मदद करना, उन्हें लकड़ी जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन से दूर करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला भाई कि राजतरंगिणी जो है उसके लेखक कौन थे? तो कल्लड़ थे। राजतरंगिणी पुस्तक कश्मीरी इतिहासकार कल्लड़ ने लिखी थी। यह संस्कृत में लिखी गई थी और यह एक ऐतिहासिक कविता है। कल्लड़ ने इसे 1148 से 50 के बीच में लिखा था। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी। यह कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है अगला क्वेश्चन 12 नंबर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक किस दशक में हुई थी? ठीक है, तो 1960 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह हो जाती है, कैसी हो जाती है भाई? अविलंब से दूर और तेज हो जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर होकर के क्या हो जाती है? झुक जाती है और तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला भाई कि ध्वनि के संबंध में गलत कौन सा है? तो ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन हम इनके कुछ पॉइंट्स देख लेंगे जो भी हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि की पहचान उसकी प्रबलता और तारत्व दोनों से होती है। ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और दाब पर निर्भर करती है। ध्वनि को उसकी आवृत्ति स्पेक्ट्रम द्वारा पहचाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन था कि भाई लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। इसका जो आणविक सूत्र है वो होता है CHOHCOOH। ठीक है ना। यह अत्यधिक सफ़ेद और जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई किस राज्य में गैस सिलेंडर मुफ्त देने की स्कीम है? तो अभी भी देखा था कि भाई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू ने मुफ्त गैस सिलेंडर योजना दीपम 2 का किया उद्घाटन। दीपम 2 जो है उसमें पात्र लाभार्थियों को हर 4 महीने में एक सिलेंडर की दर से प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर क्या करता है भाई? प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने मनीष जैन। और मनीष जैन यस बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उन्हें 11 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। मनीष जैन ने यस बैंक में थोक बैंकिंग समूह के कंट्री हेड के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि भाई निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसे सुंदरवन डेल्टा, गंगा डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला है। यह चापाकार आकार का है। यह डेल्टा वितरिकाओं और द्वीपों से बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ? गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला भाई कि राजभाषा आयोग का वर्णन भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का वर्णन है। यह अनुच्छेद संविधान के भाषा 17 में शामिल है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई सहकारिता कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 2011 के 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भाई घाटम कौन सा वाद्य यंत्र का प्रकार है? तो ये सॉलिड है यानी ठोस है। ये दक्षिण भारतीय कर्नाटकी संगीत यानी ताल वाद्य यंत्र है। इसे मिट्टी से बनाया जाता है और इसमें धातु तथा अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसे हाथों और उंगलियों से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि भाई अगला जो है वो चुंबकी की दिशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंपास के उत्तरी ध्रुव द्वारा दर्शाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे, उनमें आपको बताना होगा कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भाई रबी फसल की बुआई कब होती है? तो आंसर है इसका कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। मतलब अब शुरू होने वाली है जिसमें गेहूँ बोए जाते हैं। ठीक है। रबी की फसलें ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं और जैसे कि चने वगैरह होते हैं अपने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला विदेशी वस्तु का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो वो था हमारा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर के विकास की घोषणा की गई है? तो विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के गया स्थित महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर के विकास की घोषणा की है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनने वाला है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला था कि कृषि किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच। तो कृषि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में लेकर के हर पंचवर्षीय योजना में शामिल रही। इस योजना का मकसद देश के विभाजन और दूसरे विश्व युद्ध की वजह से आई समस्याओं का समाधान करना था। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखने को मिला कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो कोई इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम तो संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य भी कर चुका हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि पश्चिमी मानसून में कौन सी स्थायी पवन भूमिका निभाती हैं? तो नियमित पारंपरिक पवनें या नियमित व्यापारिक पवनें या पूर्वी व्यापारिक पवनें। पॉइंट अगर हम इसमें पॉइंटर्स की बात करें तो पश्चिमी मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है, मुख्य रूप से नियमित व्यापारिक पवनें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के प्रभाव में होता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखने को मिला कि लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सी रसोई घर के सामान में पाया जाता है? तो दूध और जिसको हम दुग्ध भी कहते हैं, जो उनके उत्पाद होते हैं दूध के, उनमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से दूध और उनके उत्पादों में पाया जाता है और जिनका उपयोग होता है वही हमारे मतलब जो है दूध के उत्पादों का जिसमें उपयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि भाई खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? वो है हमारा कौन सा? मिजोरम। खुआंग एक मिजो देसी वाद्य यंत्र है, मिजोरम का देसी वाद्य यंत्र है, जिसका सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से मिजो समाज में महत्वपूर्ण मूल्य है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो अनुसूचित जाति यानी SC आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत बनाया गया था। इसका मकसद देश में अनुसूचित जातियों SC के कल्याण और विकास को बढ़ावा देना है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किसका उद्घाटन किया? तो इस्कान मंदिर, एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कान मंदिर का उद्घाटन किया। यानी एशिया के दूसरा जो ये इस्कान मंदिर है, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कान मंदिर है, इसका उद्घाटन किया इन्होंने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में इस्कान के श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया।
तो यहाँ से हमारा जो है आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। देखिए, जो आपको क्वेश्चन मिले हैं बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जितने हमें मिल पाए हैं वही हम आपके बीच में लाए, कोई हमने फर्जी में क्वेश्चन बना के नहीं आपको भेजा है। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और लगातार जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।